वो नहीं मिल रही स्टिक जो थी, जरा वो बड़ी होती, हाँ ये वाली। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, सब लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा जी, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो वो हैंड रेज कर दे और फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इफ समवन इज नॉट लिसनिंग, रेज योर हैंड। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। कल मैंने आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ने के लिए दिया था, चले एंड ऑफ द लेक्चर पे फिर मैं पूछता हूं, एंड ऑफ द लेक्चर पे, ठीक है? आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ही प्रिंटर्स की टाइप्स को सिर्फ मैंने कहा था कि इसको जरा पढ़ लीजिएगा। ऑल्दो मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी थी, कुछ पॉइंट्स जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो लिखे थे वो मैंने कहा था कि वो आप जरा देख लीजिएगा। अच्छा, दो बातें सिर्फ मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रिंटर्स जो है, प्रिंटर की स्पीड को जब भी, मतलब दो चीजें बहुत अहम होती हैं प्रिंटर की स्पीड के, प्रिंटर को जब भी बाय करते हैं, और तीसरी चीज ऑब्वियसली उसकी प्राइस जो है वो भी, उसके हवाले से भी बात की थी थोड़ी सी। तो प्राइस तो हो गया, प्राइस फैक्टर तो हो गया, बाकी जो दो चीजें हैं वो है, एक है क्वालिटी, एक है स्पीड, कि प्रिंटर किस तरह की क्वालिटी दे रहा, और दूसरी है स्पीड। अच्छा, स्पीड, शुरू शुरू के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर स्पीड को कैलकुलेट किया जाता था। एक मिनट में, शुरू शुरू के अंदर जो प्रिंटर्स थे उनमें स्पीड को कैलकुलेट किया जाता था सीपीएस में, कैरेक्टर्स पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद जो प्रिंटर्स आए उनकी स्पीड को मेजर किया जाता था एलपीएम के अंदर, लाइंस पर मिनट। और आजकल जितने भी प्रिंटर्स, यूजुअली आजकल जो मैंने आपको बताया कि आजकल नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स यूज होते हैं, तो इनकी स्पीड को मेजर किया जाता है पीपीएम के अंदर, पेजेस पर मिनट। ठीक है, पेजेस पर मिनट। तो ये तो हो गया स्पीड। और क्वालिटी को मेजर किया जाता है डीपीआई में, डॉट पर इंच क्वालिटी। जितनी डीपीआई ज्यादा होगी किसी भी प्रिंटर की, उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी को उतना ही बेहतर समझा जाएगा। ठीक है जी, क्लियर? आगे चलते हैं। चलें जी, आज का फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का बेसिक काम है कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करना, सेव करना, महफूज करके रखना। अच्छा, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी हैं जो परमानेंटली स्टोर नहीं करती, लेकिन
मतलब वो जो रैम जिसके बारे में आपको बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके मैंने 2-3 नाम भी आपको बताए थे, एक्टिव मेमोरी भी कहा था उसको, और वॉलेटाइल मेमोरी भी हमने पढ़ा था, समझाया भी था वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है। स्टोरेज डिवाइसेस का तो पता चल गया, कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर जो डेटा को स्टोर करे उसे हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी का वर्ड जब आ गया ना, तो आप ये समझें इसको प्राइमरी क्यों कहा जा रहा है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो है जिसके बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ये ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस वो है जो असेंशियल है कंप्यूटर के लिए, जिसके बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरनल टेम्परेरी स्टोर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू दैट अलाउज टू प्रोसेस डेटा। ये देखें जरा, सारे पॉइंट्स असल में किसको बता रहे हैं, रैम को बता रहे हैं। इंटरनल टेम्परेरी स्टोरेज यानी ये इंटरनल टेम्परेरी स्टोर है, स्टोरेज है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है और डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। तो वो डायग्राम भी याद करें आपको जो 2-3 दिन पहले बताई थी। सीपीयू के साथ कौन सी ऐसी मेमोरी अटैच होती है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू होती है, जिसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, वो रैम है। वॉलेटाइल बाय नेचर, और ये वॉलेटाइल होती है। As it is erased when power is turned off, much smaller than secondary और tertiary storage। जो secondary storage यानी जो आगे पढ़ेंगे उनसे बहुत स्मॉल होती है। तो जहन में रखना, ये कुछ इस तरह का चार्ट इस तरह का बनता है, जरा देखिएगा। प्राइमरी स्टोरेज है तो सबसे टॉप पे, यानी ये सीपीयू है, तो सीपीयू के लिए सबसे पहले एक्सेसिबल कौन सी होगी, प्राइमरी स्टोरेज, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी स्टोरेज सबसे कम होगी, सेकेंडरी स्टोरेज उससे ज्यादा होगी, और टर्शरी स्टोरेज उससे भी ज्यादा हो सकती है। वैसे टर्शरी स्टोरेज आम हम मौकों पे यूज नहीं करते, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज ही यूज करते हैं आम जो कंप्यूटर्स के अंदर। स्पेशल सिचुएशंस के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज को भी यूज किया जाता है, उसके बाद सॉरी टर्शरी स्टोरेज को भी यूज किया जाता है, इसको देखेंगे बाद में इंशाल्लाह। ठीक है जी। प्राइमरी स्टोरेज डायरेक्टली एक्सेसिबल है जो सीपीयू के लिए, जो सीपीयू को डेटा को प्रोसेस करने के लिए सपोर्ट करती है, और जो वॉलेटाइल है, जो स्मॉलर है एज कंपेयर टू जो सेकेंडरी स्टोरेज है, जिनको अभी हम पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क वगैरह होती है कंप्यूटर के अंदर, ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। पुराने जमाने में फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, तो ये सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है। अच्छा, एक अहम बात यहां पे दी है, नो मैकेनिकल पार्ट। मैकेनिकल पार्ट कोई नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तो है। मैकेनिकल पार्ट है जैसे कोई मशीनरी है, उसके अंदर चीजें मूव कर रही हैं, तो इसको आपने थोड़ा सा आपको समझने के लिए, मैकेनिकल पार्ट्स वो हैं, वो पार्ट्स जो मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर कोई मूविंग पार्टिकल नहीं होता। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है ना, उसके अंदर ना प्लेट्स होती हैं जो मूव कर रही होती हैं, बड़ी तेजी से मूव कर रही होती हैं, तकरीबन 7200 टाइम्स वो मूव कर लेती हैं 1 मिनट के अंदर। आरपीएम उसकी ये एक स्पीड होती है मूव करने की, ठीक है। रोटेशंस पर मिनट, कितनी दफा वो रोटेट करती है। तो इसके अंदर कोई भी इस तरह फिजिकली मूविंग पार्ट कोई नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारी वो नहीं होती, जिस तरह आप कह लें कि आप मेमोरी कार्ड नहीं यूज करते, तो मेमोरी कार्ड तो बस एक समझो कि एक स्पेशल मटेरियल से फ्लैश मेमोरी वो बनी हुई है और आप उसको यूज करते हैं। उसके अंदर कोई ऐसे रिवॉल्विंग कंपोनेंट या मूविंग कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज होती हैं, वो जैसे हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, इन दो का मैंने नाम पहले भी लिया था। तो ये आमतौर पर इनके अंदर मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा प्लेट्स। तो बहरहाल देखते हैं, इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल इंक्लूड रैम। अच्छा, रैम का तो सारी मैंने बात ही जितनी बताई वो आपको रैम के बारे में बताता रहा कि इंटरनल प्राइमरी स्टोरेज जो है
वो इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है? वो रैम है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू है। अच्छा, उसके बाद ये मैं बाद में बताता हूं, सीपीयू की कैशे मेमोरी, वो भी जो कैशे मेमोरी है वो भी रैम। क्या ख्याल है, कैशे मेमोरी तो यही है ना जो रैम का ही अल्टरनेट है ना, रैम से सीपीयू तक डेटा को के ट्रांसफर को स्पीड अप करने के लिए। तो जो रैम के अलावा साथ में कैशे मेमोरी लगी हुई है वो भी प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है जी। और आमतौर पर कैशे मेमोरी तकरीबन 2 मेगाबाइट्स से लेकर 128 मेगाबाइट्स तक आजकल होती है, और रैम जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 2 जीबी से लेकर नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर 8 जीबी तक रैम आजकल यूज हो रही। अच्छा, रोम नहीं मैंने बताया, चलो अभी रोम को भी देख लेते हैं। पहले बात समझनी है कि रोम इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। हर रोम प्राइमरी स्टोरेज नहीं होती। ये एक बात मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं, इसलिए मैंने जानबूझ के रोम के बारे में पहले नहीं बताया था। रोम एक जनरल कॉन्सेप्ट है, और हर रोम जो होती है वो प्राइमरी स्टोरेज नहीं होती। रोम क्या है फिर? पहले रोम को समझ लेते हैं। रोम है रीड ओनली मेमोरी। क्या है रोम? रीड ओनली मेमोरी, यानी जिस पर से डेटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, जिस पर से डेटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। ना रोम के डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, ना रोम के डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं। ज़हन में रखना है, नो डिलीट, नो चेंज, नो चांस ऑफ एडिंग न्यू डेटा। रोम के डेटा को सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी मेमोरी जिसके डेटा को सिर्फ रीड कर सकें उसे रोम कहते हैं। सो रोम इज द जनरल कॉन्सेप्ट। तो यहां पे अगर मैं लिखता तो मैंने यहां पे रोम नहीं लिखना था इंटरनल मेमोरी में, मैंने यहां पे लिखना था रोम बायोस। यानी हर रोम इंटरनल मेमोरी नहीं होती। तो रोम बायोस यानी एक स्पेशल किस्म की रोम है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, और वो इंटरनल मेमोरी है, और वो प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज उसे कह सकते हैं। हर रोम प्राइमरी स्टोरेज नहीं होती, सिर्फ ये वाली रोम जो है रोम बायोस, सिर्फ ये वाली रोम जो है ये प्राइमरी स्टोरेज है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। पहले ही बताया था कि प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है या प्राइमरी मेमोरी कौन सी है जिसके बगैर, जिस मेमोरी के बगैर, जिस स्टोरेज के बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, काम ही नहीं कर सकता। रैम, कैशे मेमोरी, ठीक है जी। उसके बाद बायोस रोम। बायोस रोम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये असल में स्पेशल किस्म की एक मेमोरी होती है जिसके अंदर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कंप्यूटर के अंदर एक चिप की शक्ल में ना ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है, और इसके बगैर भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। बल्कि एक अहम बात जहन में रखनी है कि कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग प्रोसेस है ना, जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर कुछ वो डिजिट्स आना शुरू हो जाते हैं, और कंप्यूटर का जो स्टार्ट होने का अमल जो है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करवाती ही कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं? जो कि बायोस रोम में पड़ी हुई। ठीक है, तो बात मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होगी कि प्राइमरी मेमोरी में एक रोम भी आती है। हर रोम प्राइमरी मेमोरी नहीं होती। एक जो है मेन, एक रोम, उसको हम प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं। वो कौन सी है? वो बायोस रोम है। उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर सिर्फ रीड कर सकता है, उनको चेंज नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। वो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को स्टार्ट होने का प्रोसेस बताती हैं। जैसे ही बटन ऑन करते हैं वो इंस्ट्रक्शन एक्टिवेट हो जाती हैं और कंप्यूटर को स्टार्ट करवाती हैं, और कंप्यूटर को कहती हैं कि विंडो को चलाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाओ। कंप्यूटर विंडो को चला देता, बस इन इंस्ट्रक्शंस का इतना ही काम। ठीक है जी, आगे चलें। सेकेंडरी स्टोरेज।
सेकेंडरी स्टोरेज वो है जिनके बगैर कंप्यूटर चल तो सकता है, ठीक है, जो डायरेक्टली सीपीयू के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। लेकिन आजकल के कंप्यूटर्स में ये बहुत कॉमन हो गई। अच्छा, पुराने दौर में 1980s में ऐसे कंप्यूटर भी होते थे जिनमें स्टोरेज डिवाइस कोई नहीं होती थी, कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती थी, ठीक है जी। मतलब उसके अंदर स्पेसिफिकली डाटा हम स्टोर नहीं करते, बस फ्लॉपी डिस्क लगी होती थी, एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, वो भी ड्राइव होती थी, स्टोरेज डिवाइस नहीं होती थी, सिर्फ ड्राइव। उसके अंदर हम फ्लॉपी डिस्क थोड़ी देर के लिए डालते थे और वो कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क से ही विंडो को लोड कर लेता था और फिर उसको चला लेता। उसके बाद चाहे वो फ्लॉपी डिस्क निकाल लें, क्योंकि वो सारी इंस्ट्रक्शंस विंडो की रैम में आ चुकी होती थी। तो इस तरह से स्पेसिफिकली स्टोरेज डिवाइस अटैच नहीं होती थी जो परमानेंटली उसके साथ अटैच रहे। लेकिन जल्द ही लोगों ने कहा कि ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक काम है, कंप्यूटर के साथ कोई जो है परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी लगा दी जाए जिसमें हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर स्टोर कर सकें, फाइलें स्टोर कर सकें और जो हर वक्त अटैच रहे। तो इस तरह की स्टोरेज डिवाइसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। वो डायरेक्टली नहीं एक्सेसिबल होती हैं। देखें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस डिफर फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज इन दैट इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती, यानी सीपीयू ने अगर इनको एक्सेस करना है तो पहले रैम्स के जरिए से ही वो डाटा आएगा, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से रैम में आएगा और फिर सीपीयू के पास आएगा। सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज फॉर डाटा नॉट करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, यानी जो इस वक्त हम डाटा प्रोसेस कर रहे हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में नहीं होता, बल्कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो डाटा है वो किस लिए रखा होता है, फ्यूचर यूज के लिए, यानी जिसको हमने फ्यूचर में यूज करना है, स्टोर करके रख लेते हैं, फ्यूचर में यूज करेंगे, ठीक है, which may need to be accessed at later stage, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी भी मिसाल बताई थी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, फाइल, ईमेल्स, यानी कुछ चीजें, कुछ डेटा जो आप संभाल के रखना चाह रहे हैं उसको आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर तो एक वक्त में 1, 2, 3 चल रहे होंगे, लेकिन कंप्यूटर में हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि वो स्टोर रहे, जब हमारा दिल चाहे हम उनको चला लें। तो उन सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहां पे होंगी, वो सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होंगी, ठीक है। अच्छा जी, नॉन वॉलेटाइल है, ये नॉन वॉलेटाइल है, इसको हम फिर परमानेंट भी कह सकते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, वो टेम्परेरी जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें रैम और कैशे वगैरह ये टेम्परेरी, सिर्फ ये वाली रोम, ये स्पेशल रोम जो है ये परमानेंट होती है, इसमें इंस्ट्रक्शंस बस एक दफा फिक्स होती हैं, बस वही रहेंगी, वही जो कंप्यूटर को स्टार्टिंग में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है वो परमानेंट है, इसके अंदर स्टोर डाटा परमानेंटली भी परमानेंटली ही स्टोर करते हैं और जब दिल चाहे इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गई, ठीक है, और ये इसके अंदर डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। लोकेटेड फर्दर फ्रॉम द सीपीयू, ये बात भी पहले बता चुका हूं कि सीपीयू के बिल्कुल साथ अटैच नहीं होती, फर्दर उससे आगे जो है वो अटैच होती हैं, फर्दर देन सीपीयू, लोकेटेड फर्दर फ्रॉम सीपीयू देन प्राइमरी स्टोरेज, यानी प्राइमरी स्टोरेज के मुकाबले में जरा उससे आगे अटैच होती हैं सीपीयू के साथ। मतलब सीपीयू के साथ पहले प्राइमरी स्टोरेज अटैच होगी और फिर आगे जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज अटैच होगी, ठीक है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, यहां पे नहीं दिया हुआ, जस्ट अ मिनट, एग्जांपल्स नहीं दी हुई, अच्छा है, ठीक है, ये एग्जांपल्स दी हुई। तो आजकल 40 GB से 2 GB तक ये कंप्यूटर, 2 टेराबाइट तक ये स्टोरेज डिवाइसेस यूज होती हैं नॉर्मली कंप्यूटर्स के अंदर। सबसे कॉमनली यूज होने वाली जो स्टोरेज डिवाइस है उसे हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव, वैसे इसका सही नाम तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, लेकिन कॉमनली हम इसे हार्ड ड्राइव कह देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर के साथ वो है हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव, और यूजुअली उसकी कैपेसिटी 40 GB से लेकर 2 टेराबाइट्स तक होती है, बल्कि इससे भी ज्यादा आजकल आ गई। इसके अलावा जो और
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है फ्लैश मेमोरी, ये जो मेमोरी कार्ड्स या यूएसबी जितनी भी होती है वो सारी फ्लैश मेमोरी में आती है। फ्लॉपी डिस्क एक पुराने जमाने में यूज होती थी, बहुत थोड़ा डेटा स्टोर होता था इसके अंदर, जस्ट 1.44 MB मेगाबाइट्स, जस्ट इतना डेटा स्टोर होता था। सीडीज भी कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज हो सकती हैं। राइटेबल सीडी होगी, जाहिर सी बात है, जिसपे आप डेटा राइट कर सकते हैं। डीवीडी, राइटेबल डीवीडी, उसको भी एज अ स्टोरेज डिवाइस के तौर पर यूज कर सकते हैं। ब्लू रे समझे कि ये देखिए जैसे सीडी और डीवीडी इनका साइज सेम होता है, बस कैपेसिटी जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके सीडी जैसी एक और डिवाइस बनाई, स्टोरेज मटेरियल या स्टोरेज जो है आइटम बनाई और उसमें डेटा और ज्यादा स्टोर करने की कैपेबिलिटी पैदा कर दी। ब्लू रे डिस्क भी सेम सीडी और डीवीडी के साइज की होती है, लेकिन इसमें डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी तकरीबन जो है वो 20 GB तक होती है। ठीक है जी। मैग्नेटिक टेप बहुत पुराने दौर में 1980s में यूज होती रही। मैग्नेटिक टेप बहुत स्लो स्टोरेज डिवाइसेस थी। ये बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि पुराने जमाने में ऑडियो कैसेट्स या वीडियो कैसेट्स होती थी, उसके अंदर एक टेप सी होती थी, उस पे जैसे कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड होता था, तो इस पे ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड होने की बजाय इस पे डेटा रिकॉर्ड होता था। तो मैग्नेटिक टेप भी एक काफी ज्यादा यूज होती रही, बट इट वाज वेरी स्लो बट चीपर। लेकिन बहुत सस्ती एक स्टोरेज मटेरियल था, ये स्टोरेज डिवाइस थी मैग्नेटिक टेप। ठीक है। क्लाउड ड्राइव, अच्छा ये थोड़ा सा इसको बताता हूं मैं आपको। क्लाउड ड्राइव भी एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। पहली बात हमें समझना पड़ेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले समझा दूं, फिर हम क्लाउड ड्राइव, ठीक है जी, क्लाउड प्रोसेसिंग, इस तरह की सारी चीजों को हम समझ सकेंगे। तो छोटी सी एक डेफिनेशन पहले समझे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आजकल का एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप कह सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ computing resources through networks like internet is known as cloud computing. Provision of computing resources through networks like internet is known as cloud computing. मिसाल के तौर पर देखो, मैं अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर रहा हूं, तो ये कंप्यूटिंग का ही अमल है ना। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर कर रहा हूं, कंप्यूटर के प्रोसेसर को कह रहा हूं डेटा को प्रोसेस करो। तो ये सारे काम जो हम अपने ही कंप्यूटर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम जो कंप्यूटिंग का अमल कर रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग का अमल कर रहे हैं, उसे कहेंगे कंप्यूटिंग। लेकिन अगर हमें गूगल वाले कहें कि आप अपने कंप्यूटर का डेटा हमारी हार्ड डिस्क में भी रख सकते हैं, हम आपको एक हार्ड डिस्क फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, 15 GB हार्ड डिस्क, 15 GB हार्ड डिस्क की स्पेस हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड यू कैन यूज दैट 15 GB फॉर फ्री। और अगर आप उससे ज्यादा लेना चाह रहे हैं तो देन यू हैव टू पे अस। तो वो जो हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर नहीं पड़ी हुई, वो हार्ड डिस्क जो गूगल वाले हमें इंटरनेट के जरिए से, प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज थ्रू नेटवर्क लाइक इंटरनेट, वो जो हमें हार्ड डिस्क की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस एक तरह से हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। Amazon कंपनी हमें कहती है कि आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आप चलाना चाहते हैं, आपकी एक ब्रांच इंग्लैंड में है, एक आपकी पाकिस्तान में है, आप अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो चलाना चाहते हैं, और जो आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों से बंदे उस के अंदर डेटा स्टोर करें, कोई किसी प्लेस पे बैठा, कोई किसी प्लेस पे बैठा है, और उसके डेटा को प्रोसेस भी करें, तो क्यों ना हम आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड कर दें। आपके पास इतना पावरफुल कंप्यूटर भी नहीं है उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने का, तो Amazon कंपनी कहती है कि हम हमारा एक कंप्यूटर ले लें और हमें मंथली पैसे दे दिया करें। और उस कंप्यूटर को आप एक्सेस कैसे करेंगे? पाकिस्तान में बैठे हुए भी आपके लोग जो अकाउंटेंट हैं
और जो आपके इंग्लैंड में बैठे हुए हैं वो भी, वो सारे क्या करें, वो बैठे हुए वो उसी कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करें, डेटा प्रोसेस करवाएं, डेटा एंटर करें। तो अब ये पहले तो हार्ड डिस्क की बात की थी, अब पूरा कंप्यूटर ही उन्होंने दे दिया हमें, किसके जरिए से, थ्रू इंटरनेट। हाँ, कहते हैं इंटरनेट आपके पास हाई स्पीड होना चाहिए ताकि उसके जरिए से इजीली डेटा हमारे इस कंप्यूटर तक आ सके। तो इसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज थ्रू नेटवर्क्स लाइक इंटरनेट। तो अगर इंटरनेट के जरिए से कोई हमें, गूगल वाले हमें अपनी हार्ड ड्राइव कहते हैं कि एक्सेस कर लें, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ऐसी ड्राइव को हम क्लाउड ड्राइव कहेंगे, दैट इज एक्सेसिबल फॉर अस थ्रू इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के जरिए से हमारे लिए एक्सेसिबल हो। क्लियर? अच्छा जी, टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब पहली बात समझनी है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कॉन्सेप्ट क्या है। सीपीयू के जो बिल्कुल करीब, बिल्कुल अटैच है सीपीयू के पास, जो सीपीयू के लिए डायरेक्टली एक्सेसिबल है, वो प्राइमरी स्टोरेज, जो सबसे नेसेसरी है कंप्यूटर के लिए। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क वगैरह। सबसे कॉमन सेकेंडरी स्टोरेज में मैंने आपको बता दिया वो हार्ड डिस्क है। अच्छा जी, उसके बाद उसके उससे भी पीछे अगर कोई स्टोरेज डिवाइस लगी हुई है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सॉरी टर्शरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी से भी पीछे, इज नॉट कॉमनली रिकॉग्नाइजेबल। आमतौर पर हमारे कंप्यूटर्स में कोई टर्शरी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती, ठीक है जी। आमतौर पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ही होती, प्राइमरी तो होगी ऑब्वियसली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, ये देखें लिखा हुआ, कंप्यूटर कंज्यूमर एज दे मे नेवर एनकाउंटर इट, ठीक है जी। यानी जो आमतौर पर बाय मोस्ट ऑफ कंप्यूटर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस तो यूज करते हैं, लेकिन वो कभी भी इनकाउंटर नहीं करते, यानी कभी भी उनका सामना किसी टर्शरी स्टोरेज डिवाइस से नहीं होता। टर्शरी स्टोरेज डिवाइसेस आमतौर पर यूज नहीं होती। तो फिर ये कहां होती हैं? अब जरा देखिएगा, आमतौर पर ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इसको यूज करती हैं, किस मकसद के लिए? टर्शरी स्टोरेज टिपिकली इन्वॉल्व्स अ रोबोटिक मैकेनिज्म दैट माउंट्स एंड डिसमाउंट्स रिमूवेबल mass storage media into a storage device, often used for archiving rarely accessed information, as it is much slower than secondary storage. थोड़ा सा अब समझे ये कॉन्सेप्ट, अब सारा मैं समझाता हूं। मतलब एक बिजनेस कंपनी का कोई बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत हैवी सर्वर है, और सर्वर के अंदर ना कुछ रोबोटिक आर्म्स लगे हुए हैं, और सर्वर के पास उस रोबोटिक आर्म के लिए एक्सेसिबल कुछ फ्री डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। अब सर्वर क्या है, जैसे ही सर्वर की कैपेसिटी लो होती है, यानी उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कम होना शुरू होती है, क्योंकि उस पर डेटा स्टोर होता जा रहा है, तो वो रोबोटिक आर्म ऑटोमेटिकली एक डिस्क को, न्यू डिस्क को उठाता है और उसके साथ लगा देता है, माउंट उसके साथ इंसर्ट कर देता है। और जब कोई डिस्क में डेटा बहुत पुराना हो जाता है, बहुत पुराना, ये जो रेयरली एक्सेस्ड, यानी वो डेटा जो एक्सेस ही नहीं हो रहा, कितने महीनों से नहीं एक्सेस हो रहा, तो उस डिस्क को उतार देता है, ऑटोमेटिकली डिसमाउंट कर देता है कि ये बहुत पुराना डेटा हो गया, उसको डिसमाउंट कर देता है और कोई नई डिस्क ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है। वो जो नई डिस्क उसके साथ लगा रहे हैं, ठीक है जी, और जिसके अंदर वो पुराना पुराना डेटा जो है ना वो लेकर उसको फिर आर्काइव करके रख रहे हैं, तो उसे हम कह देंगे कि ये टर्शरी स्टोरेज डिवाइस है। यूजुअली वो जो नई डिस्क लगाते ही इसलिए है कि वो जो नई डिस्क उसने उसके साथ माउंट की, और पुराना पुराना डेटा जो है ना वो उसके अंदर क्या कर दिया, वो कॉपी कर दिया, वो डेटा जो कि एक्सेस ही नहीं हो रहा, रेयरली एक्सेस्ड, ठीक है, उसको उस पुरानी वो जो डिस्क माउंट की है अभी जो लगाई है उसके अंदर जो है कॉपी कर दिया और उसको फिर डिसमाउंट कर दिया। वो डिस्क जो जिसको माउंट भी किया जा रहा है और डिसमाउंट भी किया जा रहा है, दैट इज एक्चुअली टर्शरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है।
ऑफलाइन, अच्छा ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझना है। ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस, ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस। ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो स्टोरेज डिवाइस जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच है उसको कह देंगे ऑनलाइन, या कंप्यूटर के लिए किसी ना किसी तरह से एक्सेसिबल है उसे कहेंगे ऑनलाइन। और जो एक्सेसिबल नहीं है इस वक्त, यानी उसको पहले कनेक्ट करेंगे फिर एक्सेसिबल होगी। कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली कनेक्ट करना, हो सकता है कनेक्ट करने के लिए हमें कोई कमांड देनी पड़े, जैसे कमांड देंगे तो वो ऑनलाइन हो जाएगी। ऑनलाइन स्टोरेज डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इस वक्त कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, हमें कोई कमांड देना, उसका फायदा भी है। हो सकता है कनेक्टेड हमने इसलिए नहीं रखा कि कंप्यूटर के अंदर कोई अगर वायरस आ गया तो वो उस ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस तक ना पहुंच सके। क्यों? क्योंकि वो इस वक्त डायरेक्टली एक्सेसिबल ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, और जब हमें जरूरत हो हम वो कमांड अप्लाई करें या क्लिक करें, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दें कि चलो जी अब उस ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस से जो कि किसी हमारे दूसरे प्लेस के ऊपर पड़ी हुई है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, तो उस वक्त उसके साथ वो कनेक्ट कर दे और फिर हम उसके अंदर डेटा भी एंटर कर सकें, उससे ले भी सकें डेटा। द मीडियम इज टिपिकली रिकॉर्डेड ऑन अ सेकेंडरी और टर्शरी स्टोरेज डिवाइस विच इज फिजिकली रिमूव्ड और डिस्कनेक्टेड। वो कोई सेकेंडरी या टर्शरी स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है, यानी मतलब वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है, वो टर्शरी स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है, लेकिन कहेंगे उसे ऑफलाइन कब? जो डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो, डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, जिसको कंप्यूटर के साथ ऑफलाइन रखा जाए, कहीं ना कहीं मौजूद हो वो स्टोरेज डिवाइस, और जब हमारा दिल चाहे हम उसके साथ उसको कनेक्ट कर दें, तो उसे हम कहेंगे ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस। लेकिन जैसे ही कनेक्ट कर देंगे वो ऑनलाइन बन जाएगी। ठीक है, जिस तरह हम इंटरनेट नहीं होता हमारा, समटाइम कहते हैं इंटरनेट ऑफलाइन है, इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर इस वक्त डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, ऑफलाइन, ऑफलाइन लिखा आ रहा। लेकिन जैसे ही हम वो बटन दबाते हैं ऑनलाइन, अब आजकल तो हमारा हर वक्त ही ऑनलाइन होता है। मुझे याद है हम लोग जब स्टूडेंट्स थे आपकी तरह, तो अबाउट 20 ईयर्स अगो, तो उस वक्त ये हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन खरीदते थे, तो 500 रुपीज में मुझे याद है 20 आवर्स मिलते थे। तो उसमें इंटरनेट बड़े एहतियात से यूज करते थे। थोड़ा सा इंटरनेट यूज किया, ईमेल की कोई अहम इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लेनी है वो ली, कोई फाइल डाउनलोड करनी है डाउनलोड की, और फिर साथ ही इंटरनेट को बंद कर देते थे। डिस्कनेक्ट का बटन राइट क्लिक करके, तो जैसे डिस्कनेक्ट कर दिया वो साथ ही लिखा हुआ आ जाता था ऑफलाइन, और फिर जब कनेक्ट करना होता था फिर दोबारा कनेक्ट करते थे, और टेलीफोन की वायर के जरिए से वो कनेक्टिविटी होती थी। तो फिर जो है वो कनेक्टिविटी के ऊपर वो हमसे वो चार्जेस भी लेता था। तो इस तरह जैसे ही कनेक्ट हो जाता था तो फिर साथ ही मैसेज आ जाता था कि ऑनलाइन। ठीक है, ले जी अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं आप लोगों के। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं ऑन आप पूछ लें जी क्वेश्चन सबसे पहले। ये सर, ये जो जी ऑफलाइन स्टोरेज है, क्या इसमें मेमोरी कार्ड जो आम इस्तेमाल में है तो भी इसमें शामिल होगा? उसको भी कह सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल उसको भी कह सकते हैं। अच्छा, और सर आपने पीछे ये प्रिंटर की स्पीड के बारे में वो कहा जी था, तो पीपीएम पेजेस पर मिनट है, ये मैक्सिमम मिनिमम कितनी स्पीड होती है? आमतौर पर तकरीबन 1 पेज पर मिनट होती है तकरीबन, मतलब बहुत स्लो जो है ना, बहुत स्लो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, वो तकरीबन 1 पेज पर मिनट। तो आजकल मार्केट में जो आम जो चल रहा है वो तकरीबन 15 से 20 15 to 20 पीपीएम वाले इजीली आपको मिल जाते हैं प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स ना, 15 से 20 पेज प्रिंट करने वाले मिल जाते हैं मार्केट, या चलो 10 से 20 तक कह लें, और 10 to 20 और सर पीपीएम, जो लेकिन काफी इससे भी फास्टर प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। यस सर, और सर जो डीपीआई आपने कहा था डॉट पर इंच, डॉट्स पर डॉट्स पर पर इंच, वो वो क्वालिटी है, वो तो स्पीड नहीं है, वो क्वालिटी है। तो वो क्वालिटी कैसे चेक होगी कि मतलब कोई फोटो आपके पास हो? हाँ तो कैसे वो उसमें? जब आप प्रिंटर लेते हैं, प्रिंटर की बुकलेट में लिखा हुआ होता है,
प्रिंटर की जो बुकलेट होती है ना बेटा, उसमें लिखा होता है, या उसका डब्बा शब्बा जो भी होगा उस पे लिखा होगा, या आप अपने प्रिंटर का मॉडल होगा उसको लिखें इंटरनेट पे और सर्च का बटन दबा दें, वो आपको बता देगा सारी स्पेसिफिकेशन, वहां देख लें, उसमें लिखा होगा कि अप टू, इस तरह से लिखा होगा, अप टू 1200 डीपीआई, यानी ये 600 डीपीआई तक प्रिंटिंग कर सकता है। लेकिन कभी कभी हमने अगर कोई बहुत रफ सा कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी हो जिसको हमने कहीं डिस्प्ले नहीं करना, बस थोड़ी देर के लिए तो हम उसकी खुद भी डीपीआई को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो प्रिंट करते के ऑप्शन में होता है जिसमें डीपीआई को रिड्यूस कर दें, वो इसलिए करते हैं ताकि इंक ज्यादा ना लगे। इंक को बचाने के लिए कभी कभी हम कर लेते हैं अगर हमने कोई नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। ठीक है जी, थैंक यू। एक मिनट जी, अरसलान जी, अरसलान आप क्वेश्चन पूछें। अरे ये जो आपने बायोस रोम में बताया कि मतलब इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब सर हम इनको सर तब्दील नहीं कर सकते जी, तो सर इसकी कोई एक एग्जांपल दे दें सर। देखें मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूं कि कंप्यूटर को, मैंने कहा बायोस रोम में कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्टिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ मेमोरी टेस्ट वगैरह के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये जरा अगर मैं और डिटेल में चले जाऊं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको सम अप करके ना एक सिंपल से सेंटेंस से समझाया था कि कंप्यूटर को जो स्टार्टिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प करती हैं वो इंस्ट्रक्शंस बायोस रोम के अंदर मौजूद होती हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि फुटबॉल के अंदर फुटबॉल का मैच कैसे स्टार्ट होना है। कभी ऐसा हुआ कि हमेशा एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि रेफरी जो है वो टॉस करवाएगा और टॉस से वो साइड सिलेक्ट हो जाएगी कि कौन सी साइड, जो टॉस जीतेगा वो साइड ले लेगा कि जी मैंने इधर वाली साइड से खेलना है, और बॉल को वो सेंटर पॉइंट के ऊपर रखा जाता है और वहां से फिर उसको स्टार्ट किया जाता है। अब देखें कितने सालों से जब भी हमने यही देखा कि उसी तरीके से फुटबॉल का मैच जो है वो स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर का भी स्टार्टिंग प्रोसेस जो है वो एक ही तरह का है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस बायोस रोम में बस रख के स्टोर एक दफा कर दी और उसको कंप्यूटर में लगा दिया जाए ताकि कंप्यूटर जब भी स्टार्ट हो उसी तरीके से स्टार्ट हो। ठीक है, इसलिए उसमें चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉलो कर लिया सर? ये जी सर ये बी स्टैंड फॉर क्या था सर? ये माइंड से निकल गया। बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम। और सर इसके बाद सर आपने बताया था कि ये जो फ्लॉपी डिस्क होती है इसकी सर जो कैपेसिटी होती है 1.44 वो तो MB होती है। हाँ, वो आजकल तो और यूज ही नहीं होती, बहुत पहले सर यूज होती थी, मतलब हम यूज करते थे 20 साल पहले और तकरीबन। उसके बाद आपने बताया कि सर ये जो ब्लू रे होती है इसकी जो कैपेसिटी होती है वो तकरीबन 20 27 जीबी तक, 4.7 जीबी से लेकर 20 जी जीबी सर। तक होती है इसकी। सर होती ये जो सीडी जैसी होती है, बिल्कुल सीडी जिस तरह। सर ये सीडीज तो देखी हो। सीडी और डीवीडी की सर कैपेसिटी क्या होगी फिर सर? सीडी की होती है तकरीबन 700 एमबी तक, यानी 1 जीबी भी नहीं होती। ठीक है, और सर डीवीडी और डीवीडी की तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3-4 जीबी तक होती है। मतलब थोड़ा बहुत वेरी करती रहती हैं ये जरा, लेकिन इसलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ 3 to 4 जीबी। मतलब सर कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है इसका कि एग्जैक्ट चलो इस वक्त मेरे माइंड में नहीं आ रहा, इंटरनेट से सर्च कर लेना। मैक्सिमम ये पूछ लेना ना, इंटरनेट से ये सर्च कर लेना मैक्सिमम डीवीडी कैपेसिटी। हाँ, डीवीडी कैपेसिटी। सीडी की तो तकरीबन 750 से ज्यादा नहीं होती। उसकी डीवीडी की मेरा ख्याल है 3 से 4 जीबी से ज्यादा नहीं होगी, और जो ब्लू रे है वो 20 जीबी तक होती है। वैसे डबल साइडेड भी आती रही हैं, डीवीडी भी डबल साइडेड आती रही हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। थैंक यू सर। वलीद सर ये क्लाउड ड्राइव बता दें इसकी जरा। जी, ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो आपके कंप्यूटर में ना लगी हो, जो इंटरनेट के जरिए से कोई कंपनी आपको कहे कि ये आपकी ही स्टोरेज डिवाइस है और आप इसको यूज कर सकते हैं। वो पैसे भी चार्ज कर सकते हैं इसके और फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं, ये तो उनकी मर्जी है ना। तो ऐसी स्टोरेज डिवाइस को हम कह देते हैं क्लाउड ड्राइव। ठीक है, जैसे कि आपको मोबाइल पे भी वो गूगल ड्राइव मिल जाती है, मोबाइल में भी आप कुछ गूगल ड्राइव में
कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वाले इसको वन ड्राइव के नाम से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपके पास विंडो मोबाइल हो तो वो वन ड्राइव, और विंडोज कंप्यूटर में भी आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है ना, अगर आप अपने हॉटमेल के या live.com के अकाउंट से उसको कॉन्फ़िगर कर लें तो आपको वो वन ड्राइव प्रोवाइड कर देंगे। यस ठीक है जी। उसामा फयाज। सर जिस तरह आपने कहा कि सेकेंडरी स्टोरेज है उसको ऑफलाइन स्टोरेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, सर फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है उसको कैसे करेंगे ऑफलाइन ऑफलाइन स्टोरेज? बस जब वो कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो गई ना, उसको उतार के अलहदा कर दिया तो बस वो ऑफलाइन हो। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन का बेटा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है। वलीद आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? वलीद सर हो गया मेरा क्वेश्चन। अच्छा हो गया, ठीक है। एनी अदर पर्सन? अच्छा ये जिन्होंने, इनको मैं म्यूट ऑल कर देता हूं जी। अभी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? मुबश्शिर जी, जवेरिया कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? सर मुझे मेरा आंसर मिल गया है, वो सेम क्वेश्चन किसी और ने भी पूछ लिया था। ठीक है जी, ठीक है जी। और कोई बेटा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? चलें जी आगे चलते हैं फिर। अरसलान का हो गया क्वेश्चन, मेरा ख्याल पूछ लेते। अरसलान आपका क्वेश्चन तो नहीं है? जी अरसलान आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं? नहीं सर हो गया हो गया, question। चलो जी ठीक हो। ओके जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, निम्रा, ये इनका क्वेश्चन लेना। निम्रा आपने हैंड रेज किया था। अनम्यूट करे जी सर जो बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम है जी, उसमें हम हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करते हैं या सॉफ्टवेयर को? हार्डवेयर कोई वो कंट्रोल करता है मेनली। बस Yes, उसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का बहुत थोड़ा सा काम है, लेकिन है बहुत अहम काम। जिस तरह वो अभी मैंने फुटबॉल के मैच की मिसाल बताई थी ना, कि फुटबॉल के मैच का जो स्टार्ट की एक विसल होती है वो एक रेफरी बजाता है। हालांकि है वो बहुत सिंपल सा काम है, वो बहुत ही ठीक है सर। सिंपल सा काम है टू स्टार्ट द मैच, और वो विसल बजाना वो बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन है इतना इंपॉर्टेंट कि सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब वो विसल बजाए और वो स्टार्ट हो मैच। ठीक है जी, और उसके अंदर वो टॉस करवाए और उसके बाद विसल बजाए। और तो इसी तरह कंप्यूटर का भी स्टार्टिंग का प्रोसेस बहुत अहम होता है, लेकिन होता छोटा सा काम है। उसके दौरान कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स को, हार्डवेयर कंपोनेंट को, इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो कंप्यूटर को कहती हैं कि इन कंपोनेंट्स को चेक कर लो, और चेक करने के बाद कंप्यूटर की विंडो को स्टार्ट कर दो, बस। मतलब इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, चलें जी अभी नेक्स्ट टॉपिक फिर अब स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक, अब हार्डवेयर वाला हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। मंडे को मैंने हार्डवेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी पूछने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज इसी चैप्टर के एंड के ऊपर दिए हुए हैं। आपने हार्डवेयर से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज जो हैं वो उनको प्रिपेयर करना है, और मंडे को उनमें से भी पूछूंगा, और मैं खुद से भी कुछ एमसीक्यूज मेरे पास होंगे, उनमें से भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आंसर्स आपने देने, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर्स भी बताऊंगा। ठीक है जी, साथ साथ। क्लियर? इस चैप्टर के एंड पे आप चैप्टर नंबर, बुक तो अब सबके पास है मेरा ख्याल ये सॉफ्ट कॉपी में, तो ये जो इस पहले चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस हैं उनको आपने हार्डवेयर से रिलेटेड सिर्फ उनको आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, और मंडे को मैंने आपका एक पहले 10-15 मिनट आपका मैं एक क्विज लूंगा छोटा सा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच ए कंप्यूटर वर्क्स। वो इंस्ट्रक्शंस जिनके मुताबिक कंप्यूटर काम करता है, या वो इंस्ट्रक्शन विच जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या काम करना है, विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या काम तुमने करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को हम कलेक्टिवली कह देते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू विच
a computer works are known as software. Computer software comprises set of machine readable instructions. ठीक है जी? That directs a computer processor to perform specific operation. वही बात है जो मैंने अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है, वही बात है. ठीक है जी? तो ये मैंने जो आप डेफिनेशन बनाई है वो आप ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे. Set of instructions according to which a computer works are collectively known as a software. ठीक है जी? सॉफ्टवेयर को ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सर अभी क्लोज करना है अभी. अच्छा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है बस जहन में रखें, अभी मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था आप में से किसी ने कि सर वो बायोस जो है वो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए ही होती हैं या सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करने के लिए होती हैं? तो यूजुअली उसमें हार्डवेयर को ही कंट्रोल करने के लिए होती है. अच्छा, ये जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ ज्यादा रिलेटेड है, मोर क्लोज टू हार्डवेयर. कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, लेकिन ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ भी अटैच होता है. बस आप समझ लें, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो हार्डवेयर और कंप्यूटर के दूसरे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इनके दरमियान एक लेयर है. किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की. हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान एक लेयर जो होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते. ये यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर हैं. इनका काम होता है यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना, यूजर्स के टास्क को परफॉर्म करना. यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, दीज आर यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर. ठीक है? यूजर कम्युनिकेशन बेहतर हो, यूजर के साथ इंटरेक्शन बेहतर हो, यूजर क्या टास्क परफॉर्म करवाना चाहता है वो उसके लिए ये यूज होती है. लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर यूजुअली हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं और इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं. अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में डिटेल से इसको देखेंगे. तीसरा पॉइंट, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर. अच्छा, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनेंगे कैसे? इनको बनाने के लिए मतलब ये सॉफ्टवेयर भी तो कहीं कैसे वजूद में आएंगे, कैसे बनेंगे? इनको बनाने के लिए, यानी ये दोनों जो हमने चीजें पढ़ी, इनको बनाने के लिए जो टूल्स हम यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग टूल्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो क्या है? उन्हें हम कहेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स के टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए. और ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो टूल्स हम यूज करेंगे उन्हें कहेंगे प्रोग्रामिंग टूल्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इस पर डिटेल से बात होगी. आज के लिए इतना ही काफी है. ठीक है? अभी हार्डवेयर वाला जो सारा है चैप्टर, ये इसका मंडे को मैंने आपका एक 10-15 मिनट मैंने क्वेश्चन पूछने कोशिश करूंगा कि सारे स्टूडेंट से एक एक दो क्वेश्चन पूछूं. जी, अरसलान कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे? अरसलान. जी अरसलान. सर ये जो आपने कहा था कि ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ के आने हैं सर, इसमें सर ये लेजर के सर एडवांटेजेस में लिखा हुआ है नो स्मेयरिंग. सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर, इसकी समझ नहीं आती. मेरा वो ऐसा है कि इसकी जो इंक है ना, वो जो जैसे इंकजेट की इंक वगैरह हो जाती है, फैल जाती है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं उसमें आता. ठीक है सर? इसका एग्जैक्टली मीन क्या होगा स्मेयरिंग का सर? यार मीन देखो, वर्ड्स के मीनिंग एग्जैक्टली इंटरनेट से देख लो. अभी
ठीक है जी। तो नहीं सर, ये वैसे मैं पूछ रहा हूँ ये कंसेप्ट है क्या, मतलब कि ये स्याही वगैरह मतलब जो होती है हाँ, उसकी इंक इंक जी, इंक जो है ना, इंक उसकी वो जो है ना, उसकी तरह इंक जेट की तरह नहीं फैलती, जैसे इंक जेट की फैलेगी इसकी नहीं फैलेगी। ओके सर। ठीक है, लो जी, अभी हार्डवेयर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।